बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का। ये जो आप लोगों को दो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ना, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है हमारे पास। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आप लोगों को। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर जरा अच्छे से फोकस करेंगे कि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज क्या बनेगी, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, सुकून से पहले डाटा को पढ़ना है कि इंफॉर्मेशन गिवन क्या है। बहुत जल्दी कॉन्स्टेंट्स बनाने की तरफ आप लोगों ने जंप नहीं कर जाना। डाटा हमारे पास गिवन है। A factory is planning to buy some machines to produce boxes and has a choice of B1 और B9 मशीन। अच्छा, यहाँ पर ना प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर बात कर रहा है कि हम लोगों ने बॉक्सेस बनाने हैं। उन बॉक्सेस को बनाने के लिए हमें मशीन्स रिक्वायर्ड हैं। और जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम B1 मशीन परचेज कर सकते हैं, मतलब ये मॉडल है उस मशीन का। या फिर हम लोग B9 मशीन परचेज कर सकते हैं, ये सेम मशीन का एक दूसरा मॉडल है हमारे पास। फिर कहते हैं रुपीज 9.6 million has been budgeted for the purchase of machines। दोनों मशीन्स में अब कितनी कितनी मशीन परचेज करनी है ये हमने उसे बताना है। लेकिन टोटल जो अमाउंट हमने उसकी खर्च करवानी है ना, वो 9.6 मिलियन की। ऑलराइट। अब जितनी भी मशीन हम लोग परचेज करेंगे, हम उसके 9.6 मिलियन से ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होने देंगे। मींस दैट ये पहली लिमिटेशन मिल गई है कॉस्ट के हवाले से कि हमने टोटल कॉस्ट 9.6 मिलियन से ज्यादा नहीं कर, इससे कम कर सकते हैं। मतलब आप खुद सोचें कि अगर आपके पास 100 रुपए हो खर्च करने के लिए, क्या 110 रुपए की चीज लोगे? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, क्या 80 रुपए की चीज लोगे? हाँ, ले लोगे भाई। 100 रुपए खर्च करने के लिए 100 रुपए की चीज हो ले लोगे। बिल्कुल इक्वल भी जा सकते हैं हम लोग। तो हम 9.6 मिलियन से कम तो रह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जा सकते। अब वो इंफॉर्मेशन आपको देता है B1 मशीन के बारे में, और कहता है B1 मशीन कॉस्टिंग रुपीज 0.3 मिलियन। अब वो आपको बता रहा है कि एक B1 मशीन आपको कितने की पड़ेगी। वो हमें पड़ गया 0.3 मिलियन की। साथ में वो कहता है रिक्वायर्स 25 hours of maintenance and produces 1500 units of wheat। अब B1 के मशीन बारे में उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि ये एक मशीन आप लोगों को पढ़नी है 0.3 मिलियन की। इसको 25 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। साथ में ये आपको 1500 यूनिट्स ऑफ वीक प्रोड्यूस करके देगी। इसकी आउटपुट, इसकी प्रोडक्शन 1500 यूनिट्स की। फिर वो आ गया B9 मशीन पर। B9 मशीन कॉस्टिंग रुपीज 0.6 मिलियन ईच, 10 hours of maintenance and produces 2000 यूनिट्स ऑफ वीक। अब सेम वो तीन इंफॉर्मेशन जो B1 मशीन के लिए थी, वैसी ही उसने B9 मशीन के लिए भी आपको बता दी, ताकि आप लोग डिसाइड कर सको कि आपने मशीन कौन सी परचेज करनी है और कितनी क्वांटिटी में परचेज करनी है। फिर क्या कहता है, ईच मशीन मतलब B1 और B9 नीड्स 50 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया। मतलब अब उस मशीन को रखने के लिए आपके पास जगह भी तो होनी चाहिए ना। अब जो कहता है कि चाहे आप B1 मशीन लें, चाहे आप लोग B9 मशीन लें, दोनों के लिए जो आपको स्पेस रिक्वायर्ड है ना, वो 50 स्क्वायर मीटर रिक्वायर्ड है। ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज, कहते हैं फ्लोर एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर। अब ये आ गई टोटल रिस्ट्रिक्शन। क्या आपके पास जो टोटल एरिया है ना, वो 1000 स्क्वायर मीटर का है। आप इतना यूटिलाइज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। फिर एंड मेंटेनेंस टाइम ऑफ 400 आवर्स। ये तीसरी लिमिटेशन आ गई है। पहली कौन सी थी? 9.6 मिलियन कॉस्ट की लिमिटेशन थी। दूसरी कौन सी आई हमारे पास? 100 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया। तीसरी कौन सी हमारे पास?
मेंटेनेंस आवर्स के हवाले से कि इन टोटल मेंटेनेंस आवर्स हमारे पास कितने हैं, 400 आवर्स और अवेलेबल ईच वीक सिंस ऑल प्रोडक्शन कैन बी सोल्ड, कहते हैं सारी की सारी प्रोडक्शन जितनी करते हैं सो सेल हो जाती हैं, द फैक्ट्री मैनेजमेंट विशेस टू आउटपुट। अब यहां पर जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, वो प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन या कॉस्ट की मिनिमाइजेशन नहीं है। यहां पर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है आउटपुट की मैक्सिमाइजेशन। मतलब आपके पास कुछ ऐसी मशीन्स होनी चाहिए जो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन दें। तो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, वो इस क्वेश्चन के अंदर आउटपुट से रेलिवेंट है। तो अगर आउटपुट के हवाले से देखो तो उसने आपको बता दिया था कि B1 की आउटपुट कितनी है, 1500, और B9 की आउटपुट कितनी है, लेकिन इस पे लिमिटेशन तो नहीं लगाई थी, इनके ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाई क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। तो अब सबसे पहले अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या जाके बनेगा, आउटपुट या प्रोडक्शन। P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट नहीं, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन। चले हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इसको डिनोट कर देते हैं O से। O स्टैंड्स फॉर आउटपुट। तो क्या आएगी, B1 हम लोग कितनी परचेज करेंगे हमें तो नहीं पता, तो हम उसको क्या एज्यूम करेंगे, X। और B9 कितनी हम लोग परचेज करेंगे हमें ये भी नहीं पता, तो इसको क्या एज्यूम करेंगे, B1 की प्रोडक्शन 1500 पर मशीन थी, तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ मशीन हैं, X। तो कितनी प्रोडक्शन हो जाएगी, 1500X प्लस B9 की प्रोडक्शन 2000, और टोटल मशीन हैं कितनी, 2000 वाट। ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब बच्चों को समझ आ गई। अब देखिएगा कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स, एक कॉन्स्टेंट बनना है कॉस्ट के हवाले से, दूसरा कॉन्स्टेंट बनना है फ्लोर एरिया के हवाले से, तीसरा कॉन्स्टेंट बनना है मेंटेनेंस आवर्स के हवाले से। आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी, 9.6 मिलियन। आपके पास फ्लोर एरिया कितना, आपके पास मशीन आवर्स कितने हैं, और आपने इनमें से लेस देन पर आना है। यह बात क्लियर। अब बात करेंगे कॉस्ट की। एक B1 मशीन आपको कितने की पड़ रही है, तो यहां पे लिखेंगे 0.3 ऑफ प्लस एक B9 मशीन आपको कितने की पड़ रही है, तो यहां पर आ जाएगा 0.6 ऑफ, ये कॉस्ट फंक्शन हो गया। ये बात क्लियर। अच्छा क्या बता सकते हैं फ्लोर एरिया के बारे में, क्या लिखूं यहां पर, 50x प्लस, शाबाश, क्योंकि दोनों के लिए सेम सेम था, 50x प्लस 51। चलिए अब बताएं मेंटेनेंस आवर्स के लिए क्या करें, 25x प्लस 10y एंड एट द एंड x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके कॉन्स्टेंट्स कंप्लीट हो गए। एनी प्रॉब्लम, सब बच्चों को क्लियर हो गया। अच्छा क्या अब आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपने पहले किया है, क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट सॉल्व करें, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा इस क्वेश्चन से रेलेवेंट कॉन्स्टेंट बनाना तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टेंट बनाना ही आपकी सक्सेस नहीं है। मतलब अगर हमसे पूछा जाता ना कि इसके कॉन्स्टेंट्स बना कर दें, तब तो हमारे 2 मार्क्स आ चुके थे। लेकिन अगर कहा जाता है कि भाई हमें बताएं मशीन 1 एंड मशीन 2, हम या 9 B9 हम लोग कितनी कितनी परचेज करें, कंप्लीट सोल्यूशन, तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा ग्राफ भी बनाना था। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, उसके लिए हम लोग जाएंगे अपने इधर व्हाइट बोर्ड पर, जहां पर देखें सबसे पहला कांस्टेंट आपके पास क्या था, 0.3x प्लस 0.6y लेस देन इक्वल टू 9.6।
दूसरा कॉन्स्टेंट हमारे पास था 50x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000, and the third one is 25x plus 10y लेस देन इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है हमारे पास। अब इनके ग्राफ बनाने के लिए आपके पास होने चाहिए एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। यहां पर इसके एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। एक्स को 0 करें तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16, एम आई राइट? वाई को 0 करूं तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी, ये पॉइंट्स आ गए। देखियो भाई, ये अमाउंट भी मिलियंस में, बाकी भी मिलियंस में, तो कन्वर्जन की ऐसे जरूरत नहीं थी। मिलियन मिलियन को खुद ही कैंसिल कर देगा। जब यहां पर पहुंचे, एक्स को 0 करें तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है, और अगर वाई को 0 करें तो एक्स की वैल्यू, ये 2 पॉइंट्स। देन एक्स को 0 करें तो वाई की वैल्यू, और अगर y को 0 करें तो x की वैल्यू। अब देखिए, x की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है ना, वो है 32, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है ना, वो है हमारे पास 14। तो अब जो ग्राफ हमने बनाना है ना, अक्सर बच्चे जो मिस्टेक कर रहे हैं ना, वो ग्राफ बनाने में कर रहे हैं। क्या आप देखें कि y एक्सिस का आपका 10 होता है यहां से यहां तक, मतलब 10 to 20, जबकि x एक्सिस में आप लोग 16 यहां पे लिखते हो और 20 यहां पे आके लिख रहे हो। तो आपके सारा ग्राफ खत्म हो चुके हैं, आपको सही से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलने वाले। तो आपने इनकी स्केलिंग के ऊपर भाई सही फोकस करना है। अच्छा, अब ये स्केलिंग मतलब इतनी शॉर्ट भी नहीं रखनी कि नंबरिंग लगाते लगाते सुबह हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब एक मुनासिब सा ग्राफ बनाना है कुछ इस तरह से। अच्छा, मैंने जाना है मैक्सिमम 40 तक, तो मैं क्या करूंगा, हर लाइन को ना 5 5 के डिफरेंस से लेके चलता हूं। आई होप कि ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। अच्छा, सेम ऐसी ही स्केलिंग मैंने आप जाके करनी है एक्स एक्सिस पर। अच्छा, अब आ जाए ग्राफ बनाने पर। सबसे पहला लाइन 1, इसके लिए हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट से, 0 एंड 16। 16 कहां पर मिलेगा, ये देखो 15 हल्का सा यहाँ पे ऊपर, ये 16 की वैल्यू। इसी तरह 32 एंड 0, ये 30, यहां पर आपके पास 32 आ जाए, और इसको आपस में ज्वाइन कर दें। ये लाइन 1 आपके पास आ गई, ये बात क्लियर। नेक्स्ट वन इज 20 एंड 20, ये इधर। तो आपके पास ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। ये लाइन 2 आपके पास आ गई, ये बात क्लियर। लाइन 3 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? जी, 16 एंड, सबसे पहले है 0 एंड 40, यहां पे मिलेगा 16 एंड 0। अब देखिए 16, यहां पर आपको 16 की वैल्यू मिलेगी। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। अच्छा, अब आप लोग देखें, ये था प्रॉपर ग्राफ।
आप में से बहुत से लोग ऐसे थे। अब देखिए मेरे पास यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, लाइन 1 एंड लाइन 2 का बिल्कुल सेपरेटली मुझे नजर आ रहा है, जबकि लाइन 2 और लाइन 3 का अलग से मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आ रहा है, और लाइन 1 एंड लाइन 3 का मुझे अलग से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आ रहा है, जबकि आप लोगों ने इनको कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना दिया। आपके ग्राफ में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये सारे की सारी कंकरेंट लाइंस हों, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो रीजन क्या थी कि आप लोग स्केलिंग सही नहीं करते, आप ग्राफ नहीं सही बना रहे। भाई इन्हीं पॉइंट्स को ही तो बेस बनाकर मेरा सोल्यूशन आना है। देखो अगर सोल्यूशन है ना ऑन एक्स एक्सिस या ऑन वाई एक्सिस, फिर तो मसले वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर सोल्यूशन ही इन्हीं पॉइंट्स में से कोई पॉइंट हुआ तो फिर, और आपके पास तो वो पॉइंट ही पूरे नहीं है, तो आपका ग्राफ गलत है। जो बच्चे इस तरह, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही सही बनाया हुआ था। अच्छा अब जैसे ही मैंने देखा हर किसी के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन, भाई अब आपको ज्यादा तो सोचने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर हर किसी के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के साथ वाला एरिया हमारा फिजिबल रीजन बन गया। ये हमारा फिजिबल रीजन है। अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से मिल रहे हैं? ये पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। अब इनकी वैल्यूज को डिटरमिन करते हैं। पॉइंट ए विच इज, हाँ जी, यहां पर देखें कौन सा पॉइंट है मेरे पास, 0 एंड 16। सिर्फ 16 ना बोला करें। पॉइंट बी, सी, डी। अच्छा पॉइंट डी का पता चल सकता है, हाँ जी। पॉइंट डी हमारे पास कौन सा है, 16 एंड, अच्छा पॉइंट बी is the point of intersection of line 1 and line 2, जो कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं। 1 एंड 2 जैसे ही आप अपने कैलकुलेटर को बताएंगे तो पॉइंट 2 आपको क्या मिलेगा, ये लाइन 1 एंड 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए आपके पास पॉइंट सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड लाइन 3। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 40/3, 20/, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा अब आ जाए अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर, विच इज 1500 एक्स प्लस 2000 वाई। अब x की वैल्यू 0, y 16, 16 इंटू 2000 इज इक्वल टू 32,000। फिर 8 एंड 12, 8 इंटू 1500 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 2 24 इज इक्वल टू 34, 24, 24 एंड 12 36, 40/3, 20 एंड 20/3 कितना, देन 16 इंटू 15, 24,000। किसी को इशू यहां तक, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं गया? हमने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना था, और मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहां पर। अच्छा अब मुझे 40/3 एंड 20/3 को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही मेरा सोल्यूशन नहीं है। बात क्लियर? अच्छा अब यहां से 36,000 की प्रोडक्शन मिलेगी कब? ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, जब हम B1 की 8 मशीन्स और B9 की 12 मशीन्स परचेज करेंगे, तो हमारी प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी। और उसने कहा था जितनी भी प्रोडक्शन हुई सारी की सारी सेल हो जाएगी। तो जब ये सारी सेल भी हो जानी है तो हमारा प्रॉफिट भी इसी पर सबसे ज्यादा होगा। ऑल राइट, अब ये फ्लोर एरिया को भी कवर कर रही है, इसी तरह से ये मेंटेनेंस ऑर्स को भी कवर कर रही है, इसी तरह से हमारे बजट को भी कवर कर रही है। अच्छा अब देखते हैं कि क्या ये हमारी इन तमाम कॉन्स्टेंट्स को इक्वली कवर कर रहे हैं, मतलब फुली सेटिस्फाइड कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ बाकी रह जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना,
ये जाके पुट कर दो इधर। कॉस्ट के हवाले से देखते हैं कि इतनी इतनी मशीन परचेज करने पर टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी। तो जैसे ही हमने इसको चेक किया 0.3 इंटू 8 प्लस 0.6 इंटू 12, देखो क्या आंसर आ रहा है आपके पास, एग्जैक्टली इक्वल टू। बात क्लियर। अच्छा यहां से देखिए ये ऑप्शन ये वाला है हमारे पास, मतलब लाइन 1 फुली सेटिस्फाइड होगी, लाइन 2 फुली सेटिस्फाइड होगी, लेकिन लाइन 3 ये जो मेंटेनेंस हॉर्स है ये कुछ ना कुछ बच जाएंगे हमारे पास, ये 400 के इक्वल नहीं जाके सेटिस्फाई हो रहे। अब यहां पे देखें 50 इंटू 8 प्लस 50 इंटू 12, द आंसर इज ये वाला 1000। मतलब जितना हमारे पास फ्लोर एरिया था सारे का सारा ऑक्युपाई हो गया है, जितना बजट था सारे का सारा यूटिलाइज हो गया है। तो अब अगर मेंटेनेंस आवर्स की बात करें तो 25 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 12, द आंसर इज 320। जबकि हमारे पास कितने थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई हमारे पास 80 मेंटेनेंस और आइडल है, फ्री रखे हुए हैं और वो यूटिलाइज नहीं हो रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ऐसी बातें पूछी जाए कि डिपार्टमेंट ए बी सी, या जैसे कॉस्ट आ गई, फ्लोर एरिया आ गया, या हमारे पास मेंटेनेंस और आ गए, इसमें से कौन फुली यूटिलाइज्ड है और कौन किसके पास अभी कैपेसिटी मौजूद है। तो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को आकर अपने कंस्ट्रेंट्स में पुट करेंगे और उसकी जो रिस्ट्रिक्शन थी, लिमिटेशन थी, उनके साथ मैच करेंगे। अगर वो मैच हो गए तो हम लोग कहेंगे फुली यूटिलाइज्ड, और अगर ना हुए तो हम डिफरेंस देखेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि इसके पास 80 ऑर्स अभी फ्री हैं। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम। चलें अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था कि देखिए भाई आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि आपके पास ना कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जिनके लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ कम अज कम की हद हो, मैक्सिमम की हद भी होती है। इससे पहले आप लोग जितना पढ़ते रहे हैं ना, तो आप लोग गौर करें, या तो मिनिमम लेवल बताया जाता था या मैक्सिमम लेवल बताया जाता था, लेकिन आपने कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद है? साइंटिफिक कैलकुलेटर की मिनिमम वैल्यू भी बताई थी और ग्राफिक कैलकुलेटर की मिनिमम भी थी, और तो ऐसा नहीं था मिनिमम के लिए अलग से कांस्टेंट और मैक्सिमम के लिए अलग से कांस्टेंट। तो भाई हमारी अगर बॉडी की एग्जांपल दें, जिस्म वगैरह, तो आप लोग देखें भाई, इवन के ब्लड प्रेशर एक अगर स्पेसिफिक रेंज में रहे तो ये गुड है, उस रेंज से कम हो जाए तब भी नुकसान दे जाएगा और ज्यादा हो जाए तब भी नुकसान देता है। शुगर लेवल कम हो जाए तब भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, ज्यादा हो जाए तब भी फेवरेबल नहीं है। तो इसकी ना एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है कि भाई इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में रहना चाहिए। यही वजह है कि जब किसी किस्म की कोई मेडिसिन बनाई जाती है ना, तो उसके अंदर जो जो वो मिनरल्स या जो चीजें यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी एक लिमिट के मुताबिक रखी जाती है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात की गई कि हम लोग मेडिसिन बनाने जा रहे हैं, तो आपको बताया कि उस मेडिसिन के अंदर ना 2 कंपोनेंट्स हैं, और वो है हमारे पास आयरन एंड। अब आपके जिस्म में आयरन की कमी भी ना हो, लेकिन ये भी ना हो कि फौलादी मैन बन गए हैं, आयरन मैन बन गए हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कैल्शियम कम भी ना हो, लेकिन ये भी ना हो कि सारे का सारा कैल्शियम आ रहा है, ऐसा भी ना हो। तो उसके लिए ना उसने लिमिट्स बता दी कि भाई 5 to 7 यूनिट्स ऑफ आयरन मींस दैट कि आयरन की क्वांटिटी 5 यूनिट से कम ना हो, तो मतलब 5 यूनिट से ज्यादा होनी चाहिए, 5 यूनिट से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 7 से ज्यादा भी ना हो, कि हमें 5 to 7 इसके दरमियान दरमियान आयरन की क्वांटिटी रखनी है। कैल्शियम 8 यूनिट से कम ना हो और 10 यूनिट से
तो बेसिकली ये लिमिटेशंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस पर? आयरन पर और कैल्शियम। क्लियर? अब देखें, आपने इसके जो कॉन्स्टेंट्स बनाने थे, आयरन और यहां पर कैल्शियम, प्रोडक्ट चेक करें। आपके पास प्रोडक्ट्स हैं एक्स एंड वाई। अब क्या कहते हैं आपसे, कहते हैं फ्रॉम ईच मिलीग्राम ऑफ एक्स इट कैन एक्सट्रैक्ट 1 unit ऑफ आयरन एंड 2 units ऑफ, फिर फॉर ईच मिलीग्राम ऑफ वाई इट कैन एक्सट्रैक्ट 1 unit ऑफ आयरन एंड 1 unit ऑफ। तो अगर यहां पर देखें तो यहां पर 1 की जगह यहां पर x आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ये y y दोनों को आपस में ऐड कर। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अब आते हैं इनकी लिमिटेशंस पर। भाई आयरन के ऊपर लिमिटेशन सिर्फ एक नहीं है, आयरन पे 2 लिमिटेशन है। एक है उसकी मिनिमम वैल्यू और दूसरी है उसकी, तो आपको 2 कॉन्स्टेंट्स बनानी है। एक बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, कि 5 से ज्यादा जाना है हमने, जो मिनिमम वैल्यू होगी जो एटलीस्ट होगी उसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और जो एट मोस्ट है उसके साथ लेकिन कॉन्स्टेंट सेम आ जाएगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7। मतलब इसके लिए अलग से और 7 के लिए अलग से, लेकिन कॉन्स्टेंट किसका होगा? आयरन। तो आयरन के ही कॉन्स्टेंट को मैंने 2 मर्तबा लिखा, एक मतलब मिनिमम वैल्यू के साथ और दूसरी मर्तबा, तो कैलकुलेटर के साथ भी ऐसे ही नहीं किया था कि साइंटिफिक को एक्स कहा था तो एक्स को 2 मर्तबा लिखा था, एक मर्तबा ग्रेटर देन इक्वल टू से और दूसरी मर्तबा लेस देन इक्वल टू 100 एंड 200। ऐसे ही था ना? आज भी बिल्कुल वैसे ही किया। तो अब कैल्शियम के साथ भी आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करना है। कैल्शियम की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 8। तो एक कांस्टेंट बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और दूसरा सेम ऐसा ही लेकिन लेस देन इक्वल टू 10, और साथ में हम उसे बता देंगे एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कॉस्ट का फंक्शन आया तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो कॉस्ट के हवाले से जाएगा, विच इज कॉस्ट इज इक्वल टू 6x प्लस, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, क्या आप सब बच्चों को समझ आ गई है? क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो? जल्दी से जरा बनाएं जी। कॉस्ट के फंक्शन में कि भाई मुझसे चीजें भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ, हैं? ऐड होगी प्लस, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह क्लियर। अच्छा, अब जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनेगा आपके पास कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अच्छा जी, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ग्राफ बनना किस तरह से है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक जो कॉन्स्टेंट्स के इंटरसेप्ट बनेंगे वो हमारे पास बन रहे हैं 0 एंड 5, 5 एंड 0। ये फर्स्ट लाइन इस तरह से, तो यहाँ पर ये 5 ये आ गया, इसका ग्राफ बन जाएगा हमारे पास, बड़ा प्यारा से इसका ग्राफ बनता है।
देखो भाई, लीनियर प्रोग्रामिंग बगैर ग्राफ के आपने नहीं करनी। लीनियर प्रोग्रामिंग हमेशा ग्राफ के साथ जाके करना। ये लाइन 1 आ गई। दूसरे के लिए देखें तो हमारे पास पॉइंट्स बन रहे हैं 0 एंड 7 एंड 7 एंड 0। तो ये वैल्यूज हमारे पास यहां पर 7, इधर 7 आ गए हमारे पास। ये लाइन 2। ऑल राइट। अच्छा, लाइन 3 के लिए देखें तो x को 0 करें तो y की वैल्यू 8, y को 0 करें तो x की वैल्यू 4। 0 8 यहां पर आया, 4 एंड 0 इधर। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। और ये है आपके पास लाइन 3। लाइन 4 की बात करें, x को 0 हो तो y की वैल्यू, और अगर y को 0 हो तो x की वैल्यू 5। 10 एंड 0, 0 एंड 10 हमने लिख लिया, और 5 यहां पे मौजूद था। तो ये आएगा हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह। ये लाइन 4, ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो आप सबके पास ऐसे ही बना। अच्छा, अब देखें एंड में पॉइंट बिल्कुल इसके साथ साथ है। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिजिबल रीजन कौन सा होगा? तो फिजिबल रीजन हमारे पास बन रहा है ये वाला एरिया। अब कुछ के साथ लेस देन के साइन थे, कुछ के साथ ग्रेटर देन के साइन थे। तो ना तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के साथ वाला एरिया और ना ही बिल्कुल बाहर वाला एरिया। ये जो फिजिबल रीजन होता है ना, जो मतलब चारों तरफ से बंद हो जाए, ऐसे फिजिबल रीजन को कहते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन। ऐसे फिजिबल रीजन को क्या कहते हैं? बाउंडेड। अब जैसे इस क्वेश्चन में बाउंडेड, इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में भी बाउंडेड फिजिबल रीजन है। लेकिन ये आप लोगों ने यहां पर देखा, ये भी बाउंडेड है, मतलब बाउंड्रीज हैं हर तरफ से। लेकिन अगर कोई ग्रेटर देन के साइन के साथ आपके पास आ जाता, अब ये भी बाउंडेड था हमारे पास, ये भी बाउंडेड फिजिबल रीजन था, लेकिन अगर मेरे पास ये बिल्कुल आउटसाइड फिजिबल रीजन बन जाता, जिसकी बाहर की कोई लिमिट्स ना होती, तो ऐसे फिजिबल रीजन को कहा जाता है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। और वो उस टाइम पे बनता है जब तमाम कॉन्स्टेंट्स के साथ ग्रेटर देन का साइन हो, तब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। लेकिन अगर कुछ के साथ लेस देन, कुछ के साथ ग्रेटर देन, या सब के साथ लेस देन हो, तो बाउंडेड फिजिबल रीजन बना करता है। ऑल राइट। अच्छा, अब आपने इसके पॉइंट, फिजिबल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता। आई होप कि आप ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलें, कल इंशाल्लाह हम लोग सेल्फ टेस्ट को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।